नमस्ते एंड सलाम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और राहु मून कंजंक्शन की पार्ट 4 वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ चल रही है और अब तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि राहु मून क्या है और ख़ास तौर पर हम लोग राहु मून की सिर्फ उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको राहु मून कंजंक्शन ने मेंटली इफ़ेक्ट किया है या उनको किसी भी तरह का मानसिक रोग है। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं या जो समझते हैं कि उन पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती, वो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। मैंने आपको एक और बल्कि बाद में पहले आपको क्लियर कर दूं कि चार्ट में कोई भी एक पॉइंट जो है, पूरे चार्ट को इग्नोर करके सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते और किसी को नहीं कह सकते कि अच्छा ये पॉइंट इस तरह है तो कोई मेंटल इशू हो सकता है या डिप्रेशन हो सकता है। इस तरह की चीज़ आप कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी कंप्लीट चार्ट जिसमें आप पूरे चार्ट उसकी डिग्रीज देखोगे, सब पोजीशंस देखोगे, फिर जाके आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि चार्ट में जो कुछ ख़ास ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जिनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी के चार्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाएं, जैसे 10th हाउस में राहु आ जाए या 10th हाउस में ऐसे प्लैनेट आ जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये इंसान सक्सेसफुल हो सकता है या फेम मिल सकती है या इस तरह की चीज़ हम लोग कहते हैं कि चांसेस ज़्यादा हैं। उसी तरह से चार्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि इस इंसान को मानसिक रोग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम उस पर बात कर रहे हैं। मैंने लास्ट एपिसोड में पार्ट 3 में आप लोगों को ये बात समझाई कि राहु मून कंजंक्शन वाला जो व्यक्ति होता है, जो भी अगर मानसिक रोग में है, तो उसको सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो अपने आप से लगता है, अपनी फीलिंग से, अपनी थॉट्स से डर लगता है, क्योंकि उसकी फीलिंग, उसकी थॉट्स उसके लिए एक प्रिजन बन जाती हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है कि शायद वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को इन फीलिंग्स और इन थॉट्स से प्रोटेक्ट कर सके, अपने मन को एक्सट्रीम्स पे जाने से रोक सके, अपने आप को अपना बैलेंस आउट होने से रोक सके। तो वो अपने ही ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका होता है। ठीक है, और इसी वजह से फियरफुल और कंफ्यूज भी रहता है। बेशक वो इस चीज़ को शो ना भी करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ये फियर रहता है कि अब आगे चल के कोई ना कोई इस तरह का इशू आ जाएगा जिसको मैं शायद हैंडल ना कर सकूं और मेरा बैलेंस दोबारा से आउट हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं अपने आप को सेफ कर सकता हूँ, अपनी सेफ्टी का ख्याल रख सकता हूँ, अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रख सकता हूँ। तो वो अपने ही ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। लोगों से जो शिकायत है वो तो होती है, लेकिन असल प्रोटेक्शन जो होती है वो इंसान की अपने अंदर से होती है। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जैसे एक घर है जिसकी नींव कमज़ोर है, एक बिल्डिंग है जिसकी नींव कमज़ोर है, जिसकी ईंटें जो हैं वो उनका रब्त नहीं है आपस में, या घर के अंदर ही छत टपक रही है, पानी गिर रहा है, और वो इंसान जो है वो बाहर से जंगला लगा रहा है, घर के बाहर फेंस बना रहा है कि कोई घर के अंदर ना आ जाए, घर को तोड़ ना दे। उसको सबसे पहले चाहिए कि घर को अंदर से मजबूत करे, अपनी फाउंडेशन मजबूत करे, अपने घर की नींव को मजबूत रखे, अपने घर के अंदर से जो भी अगर कोई भी तरह किसी भी तरह का डिफेक्ट है, कोई भी वीकनेस है, पहले उसको सॉल्व करे। क्योंकि बाहर से तो वो करता रहता है चीज़ें, उसको जो भी डर लग रहा होता है कि किसी भी तरह की कोई मिसाल आप ले सकते हो, कोई भी इरेशनल फियर हो सकता है, तो उसको जो डर लग रहे होते हैं वो डर उसको मजबूर करते हैं कि वो कोई ना कोई स्टेप ले, अपने आप को और प्रोटेक्टेड करने के लिए, अपने आप को और सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। लेकिन फ़ायदा तब होता है जब वो अंदर से अपने आप को सिक्योर करता है, अंदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि राहु मून का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि कहा जाता है कि वो अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, अपने ही मन के दुश्मन हो जाते हैं। तो अपने मन का दुश्मन होने का मतलब ये है कि अपने आप को ही सफरिंग में डाल दिया, अपने आप को ही मेंटल, अपनी थॉट्स से अपने आप को टॉर्चर किया। उसका क्या रीज़न होता है? अब आप देखते हैं कि सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस हमारा सेंस ऑफ पोजेशन है। ठीक है,
लेकिन फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस जो है वो हमारा, जैसे देशभक्ति भी फोर्थ हाउस से देखते हैं, तो हमारा जो है वो होम टाउन है, हमारी कंट्री, हमारी मदर, हमारा घर। अब अपनी मदर को या अपने होम टाउन को कोई अपने पोजेशन में काउंट नहीं करता, लेकिन हम उससे बिलोंग करते हैं। सो सेंस ऑफ बिलोंगिंग उससे होता है, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ एक मैं जुड़ा होता है कि मेरा, मेरी माँ, मेरा घर, मेरी बिलोंगिंग, अपना आप, सेंस ऑफ सेल्फ जुड़ा हुआ होता है एक तरह से, ठीक है। क्योंकि हम अपनी आत्मा हैं तो हम अपना मन भी हैं, हम सोल हैं अपने तो हम अपने मन भी हैं, अपना मून भी हैं, ठीक है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर सन की इम्पोर्टेंस है तो मून चार्ट की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हमारा जो मन है, अब हमारा जो, जब राहु उसके ऊपर है तो राहु जो है वो फॉग है, इल्यूजन है, बाउंड्रीज को भी ब्लर कर रहा है, ठीक है। बाउंड्रीज को तोड़ रहा है, रूल्स को तोड़ रहा है। अब बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं तो जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना कि मैं क्या हूँ, वो कहीं ना कहीं ब्लर हो जाती है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। होता यह है कि कोई भी ऐसी थॉट, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे सर पे सवार हो गई है, जिसका ऑब्सेशन हो गया। ऑब्सेशन यही है ना, कोई ऐसी थॉट, कोई ऐसी फीलिंग जिसको आप समझ रहे हैं कि वो आपके लिए नुकसानदेह और आप उसको हटा नहीं पा रहे, अपनी मर्जी से अपनी उस थॉट या फीलिंग को अपने माइंड से हटा नहीं पा रहे, देन इट इज़ ऑब्सेशन, ठीक है। अब कोई इस तरह की थॉट आ रही है तो हम सफ़र कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा, हमारी जो रेगुलर लाइफ है वो उससे डिस्टर्ब हो रही है कहीं ना कहीं। तो हमें तो फ़ौरन ये करना चाहिए, एक हेल्थी व्यक्ति जो है वो कहेगा कि मेरे लिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मेरे मन की शांति है, ठीक है। फोर्थ हाउस मन या मन की शांति भी है, ठीक है। तो वो सोचेगा कि मेरे लिए मेरे मन की शांति सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं किसी भी हाल में ख़राब नहीं करूँगा, अपना बैलेंस किसी भी हाल में ख़राब नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ पर मानसिक रोग की बात आ जाती है, जहाँ पर आप देखते हो कि राहु भी उसके साथ आ गया है, तो होता ये है कि वो जो सेंस ऑफ सेल्फ है कि मेरे मन की शांति प्रायोरिटी पे है सबसे पहले, वो सारा कुछ इंसान नहीं सोचता। वो थॉट इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो फीलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि वो सेंस ऑफ सेल्फ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेंस ऑफ सेल्फ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किससे पूछोगे कि ये सेंस आपके लिए आपकी सेंस ऑफ सेल्फ से ज़्यादा ये थॉट इम्पॉर्टेंट है, तो वो राइट अवे कहेगा कि ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उस चीज़ को डिक्लाइन कर देगा, लेकिन उसका जो बिहेवियर है उस थॉट के तरफ वो ऐसा ही है कि वो उसकी सेंस ऑफ सेल्फ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर करके उस थॉट को इम्पॉर्टेंस दे रहा है, उस थॉट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, मन की शांति डिस्टर्ब हो रही है, तो वो सेंस ऑफ सेल्फ से भी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो कहीं ना कहीं ब्लरी हो जाता है, आप प्रायोरिटी पे नहीं रख पाते अपने आप को। फिर आप किसी से क्या शिकायत करोगे कि मेरी माँ ने या मेरे किसी रिलेटिव ने या किसी ने मुझे प्रायोरिटी पे नहीं रखा, या मुझे किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, या किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया प्रॉब्लम के टाइम में। क्या आपने अपने आप को कभी प्रायोरिटी पे रखा? क्या आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया? क्या आपने अपने आप को सपोर्ट किया? It's you, not the other person. You have to protect yourself. You have to support yourself. You have to be nicer towards your own self. You have to put yourself on a priority. अपने आप को पहले प्रायोरिटी पे रखो, फिर आप दूसरे को कह सकते हो। It's you. मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि अपना जो मदरली लव है, ऐसी मोहब्बत, ऐसी सपोर्ट, ऐसी प्रोटेक्शन जो आप अपने लव्ड वंस से चाहते हो, वो आप अपने आप को दो, अपने आप को दो, अपने लिए बन जाओ ऐसा, अपने लिए ऐसा बन जाओ। क्योंकि मून जो है ना वो हमारी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस हैं। अब वो राहु मून वाला इंसान, वो फीलिंग्स और इमोशंस इतने एक्सपेंड हो जाते हैं कि वो कभी भी
सेटिस्फाई नहीं होता, उसको दूसरे से कहीं ना कहीं शिकायत रह जाती है कि मुझे उस तरह की फीलिंग नहीं मिली जैसा मैं चाह रहा था, उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिली, उस तरह की इमोशंस नहीं मिले मुझे। तो आप अपनी तरफ ऐसे बन जाओ जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके लिए हों। आपको घर को अंदर से प्रोटेक्ट करना है, बाहर से नहीं। घर यानी हमारा मन। तो दोस्तों, लाइफ में कभी भी दूसरे पे तकिया नहीं करना। अब हम उर्दू में तकिया करना कहते हैं, उसका मतलब होता है दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंड करना, इन्हिसार करना। ये कि दूसरा हमें प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा हमें मुश्किल से निकालेगा। दूसरा क्यों करेगा? आपने अपने लिए खुद प्रोटेक्टर बनना है, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना सीखना है, इस काबिल बनना है कि आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर सको, बजाय इसके कि आप दूसरों की तरफ देखो या शिकायत करो कि इसने ये नहीं किया। आपने इस तरह का बन जाना है, क्योंकि सफरिंग जो इंसान देखता है ना, वो फिर सीख जाता है, वो जान जाता है कि सफरिंग होती क्या है भला, और दूसरा किस तरह बेचारा कितनी तकलीफ़ में है। ठीक है, और वो सफरिंग की सब चीज़ों को भी समझता है और ये भी समझता है कि सफरिंग में इंसान जाता कैसे और निकलता कैसे। फिर ऐसा इंसान दूसरे को गाइड कर सकता है, दूसरे की हेल्प कर सकता है। तो आप ऐसे बनो। राहु मून वाला जो है, जो कंजंक्शन में अक्सर उनमें सेंस ऑफ अर्जेंसी पाई जाती है कि वो हर चीज़ बड़ी जल्दी से कर दें। उसकी एक वजह होती है, वजह ये होती है कि देखें, मिसाल आपको एक दूंगी कि टीवी पे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कोई इंसान को, किसी को 2 दिन के लिए कोई कैदी है, उसको छोड़ दिया बाहर और कहा है कि भाई तूने 2 दिन के बाद ना वापस आ जाना है अपने पिंजरे में, जेल में वापस आना है। अब 2 दिन उसके पास हैं, तो वो कहता है कि मैं ये काम निपटा लूँ। तो जो इंसान फंसा हुआ होता है ना, जो बंधा हुआ होता है, जो कैद में होता है, जो जेल में होता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो कहता है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इससे पहले कि मैं दोबारा पकड़ा जाऊँ। दोबारा कौन पकड़ता है? अपनी ही थॉट, अपनी ही फीलिंग, कोई ना कोई चीज़ दोबारा पकड़ लेती है आपको। तो पकड़े जाने से पहले दौड़ लगी होती है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। क्योंकि अंदर का मौसम ऐसा होता है कि लग रहा होता है कि अभी कुछ हुआ कि हुआ, तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ टर्निंग पॉइंट हो सकती है लाइफ का, कोई भी चीज़ जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है, कोई भी चीज़ जो है वो लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। और कहीं ना कहीं वो इस जेल को तोड़ने की कोशिश में भी लगे होते हैं, इसलिए वो एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी शो करते हैं, पुश करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को। कई लोग समझ नहीं पाते, वो कहते हैं अच्छा आराम से हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन इनके अंदर एक अर्जेंसी होती है, एक बेचैनी होती है अजीब सी। ठीक है, फिर कुछ लोग इनको कहते हैं कि आप लड़ाका है या लड़ते ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप जहन में रखो कि जो इंसान डरता है ना, वो लड़ता है, वो हमला करता है। जैसे कोई भी जानवर है, अपने बिल्ली को अगर किसी जगह पे बंद कर दो, किसी भी जानवर को चारों तरफ से बंद कर दो ना, और फिर उसको टच करो तो वो आके हमला करेगा जानवर आपके ऊपर। तो इंसान भी इस तरह से है कि जब उसको डर लगा होता है, अपनी सिक्योरिटी का डर लगा होता है, वो दूसरों से बिला वजह खौफ खा रहा है एक बंदा। ठीक है, आप उसकी सिक्योरिटी को, उसकी सेफ्टी को कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस लो हुआ है, वो कह रहा है कि मेरी जो गद्दी है, मेरी जो पोजीशन है, वो कोई छीन लेगा, क्योंकि हो सकता है मैं 100% परफॉर्म ना कर सकूं, मैं 100% नहीं कर पाऊंगा, जबकि मेरे जहन का 70% हिस्सा और मेरी कंसंट्रेशन 70% कोई और चीज़ कंज्यूम कर रही है। तो फिर वो कहता है कि हर एक को थ्रेट की तरह से देखेगा और फिर वो हमला भी करेगा, वो लड़ेगा भी। तो राहु मून वालों की जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि वो रिसर्च करने में कमाल होते हैं, उनके ऐसा रिसर्चर कोई नहीं हो सकता। वो अगर भी कोई भी रिसर्च का सब्जेक्ट है, आप राहु मून वाले बंदे को दे दो, वो ऐसे ऐसे चीज़ें ढूंढ के लेके आएगा कि आप तो सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार ये बंदा क्या है। मतलब इस तरीके से वो करेगा, इस तरह से रिसर्च करेगा। और किसी चीज़ में अगर ये पैशनेट हो जाए तो किसी का बाप इनके दिल से वो पैशन निकाल नहीं सकता।
वो चीज़ आ गई है दिल में तो आ गई है। जैसे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ किसी भी फील्ड में हो सकता है, ऐसी फील्ड हो सकती है जिसमें वो हद पार कर देगा, वो इतनी मेहनत करेगा, इतनी रिसर्च करेगा, क्योंकि एक इंसान है ही जिसे कहते हैं बेचैन रूह है, बेचैन रहने वाला इंसान है। तो उसको मेहनत करने से कोई डर नहीं है, मेहनत करने से कोई परेशानी नहीं होती। वो मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत रिसर्च करेगा और हैरान कर देगा सबको। ठीक है, तो राहु मून वालों के लिए रिसर्च वर्क जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। सेल्फ बेटरमेंट करने की अगर ऑब्सेशन हो जाए किसी को, ये भी ऑब्सेशन हो सकता है। अगर ये हो जाए कि मुझे अपने आप को बेटर करना है, मुझे अच्छे ग्रेड लेने हैं, मुझे हाई पोस्ट पे जाना है, कोई भी चीज़ अगर ये अपने जहन में अगर उसको तय कर लें कि मैंने ये करना है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर वो करके दिखाएंगे। वो दिन रात एक कर देंगे, दिन रात एक कर देंगे, वो इतनी मेहनत करेंगे। तो उनके जैसा तो कोई नहीं इस तरह से रिसर्च करने वाला, मेहनत करने वाला और गोल्स को अचीव करने वाला नहीं हो सकता। ठीक है, वो पुश करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पुश करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन गोल्स अच्छे गोल्स होने चाहिए, पॉजिटिव गोल्स होने चाहिए, बेटरमेंट के गोल्स होने चाहिए, दूसरों की बेटरमेंट, अपनी बेटरमेंट। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही हो ना, तो वो एक बंदा वैसे ही राइटियस हो जाता है। वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो गलत चीज़ कभी ना करे, वो गलत चीज़ नहीं कर सकेगा फिर। तो किसी के चार्ट में अगर इस तरह की कोई बन रहे हो पोजीशंस और कहें कि भाई उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको कोई मानसिक रोग हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, तो कहते हैं कि देखो जुपिटर कहाँ पर है, जुपिटर की पोजीशन क्या है, जुपिटर बचा लेता है। जुपिटर क्या है? जुपिटर गुरु है, टीचर है, एजुकेशन है, नॉलेज है, रिलीजन है, फेथ है, होप है। होपफुल इंसान तो डिप्रेशन में नहीं जाता ना। जिसके पास फेथ है, जिसके पास यकीन है, या जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा कभी। ठीक है ना। फिर जो नॉलेज गेन करने की जिसको लगन लग जाती है, प्यास लग जाती है, वो नॉलेज ऐसा खारा पानी है, इस तरह का पानी है कि वो पीते जाओ ना, प्यास और बढ़ती जाएगी। वो इंसान सीखता जाएगा, पढ़ता जाएगा, जानता जाएगा। और जो बेटर नॉलेज है, नॉलेज पे चाहती है। टीचिंग करना या स्टूडेंट बनना, टीचर भी लाइफ टाइम स्टूडेंट होते हैं। जिसको नॉलेज का शौक़ होता है ना, तो वो लाइफ टाइम स्टूडेंट रहता है। और जो लाइफ टाइम स्टूडेंट रहेगा वो लाइफ टाइम टीचर भी होगा, क्योंकि वो जब भी बात करेगा दूसरा उससे कुछ सीख जाएगा। ठीक है ना। तो मेडिटेशन भी बहुत काम आती है। एक प्रॉपर रिचुअल, आपको पता हो कि आपने जैसे मुसलमानों में हम 5 वक्त की नमाज होती है, उस तरह से आपके सुबह उठ के आरती होती है हिंदू लोगों में, या जो भी आपके रिचुअल्स हैं, तो वो जब उसको फॉलो करना शुरू करेगा ना, एक चीज़ के साथ कमिटमेंट होगा, बंध जाएगा, तो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मेडिटेट करेगा, मन को शांत करने की कोशिश करेगा, बेटर हो जाएगा। ये चीज़ें बेटर, इस चीज़ को, मेंटल प्रॉब्लम्स को रोक सकती हैं ये चीज़ें। फिर जाहिर बात है कि इलाज डॉक्टर के जाएंगे, साइकाइट्रिस्ट के जाएंगे, तो आपको जो भी अगर मेडिसिन मिलती है या आपको वो जो भी बताएंगे, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है कि साथ साथ वो भी चलता रहे। साथ साथ इबादत भी है, साथ साथ इलाज भी है। ये सारी चीज़ें मिल के होती हैं। ठीक है ना। अब जुपिटर जो है उसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। सॉरी, मेरे माइंड से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आज जो हमारा राहु मून का जो 4th पार्ट है, इसमें मैं सारी चीज़ें समेट दूं। फिर इंशाल्लाह और चीज़ें भी आएंगी बाद में, मुझे याद तो आएंगी कि मैं ये पॉइंट्स रह गए हैं, तो फिर इंशाल्लाह लेटर
किसी टाइम कुछ मंथ्स के बाद मैं दोबारा राहु मून का एक और सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन अभी इस टॉपिक को यहाँ पे बस करके और मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ही सिलसिले में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो मैं क्या करती कि जुपिटर जो है वो ब्रॉड माइंडेड भी है, फॉरगिविंग भी है। तो जब इंसान माफ़ कर देता है ना दूसरे को और अपने आप को, तो वो गिल्ट में नहीं फंसता, वो एंगर में नहीं फंसता, क्योंकि राहु मून वाले को एंगर भी बहुत तंग करती है। मून क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है मेमोरीज हैं, तो राहु कहीं ना कहीं उसको क्योंकि राहु फॉग है, ब्लरी कर देता है कहीं ना कहीं उसको, और पॉइजन भी है, तो कहीं ना कहीं हमारी यादों को भी कड़वा कर देता है। अब एक बंदा मेरे साथ बैठा, मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, अच्छी खासी बात कर रहे होंगे, सही रहेगा सर राहु मून वाला, तो वो घर जब जाएगा तो वो मेरी बातों को सोचेगा और उसको एक बड़ा कड़वा सा एक्सपीरियंस लगेगा। उसे लगेगा कि मैंने जो भी बातें की शायद मैंने तंज कर दिया उसको, हालांकि उसमें तंज नहीं होगा। वो इतना रिफ्लेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसको लगेगा कि मैं उस वक्त पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं था, तो मुझे रिफ्लेक्ट करके देखना है कि सारी चीज़ें ठीक थी। वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं कड़वाहट घुल जाएगी उसकी, तो वो एक एंगर में आ सकता है, ठीक है। तो एंगर को आपने नहीं आने देना पास, अपने आप को भी माफ़ कर देना, दूसरे को भी माफ़ कर देना, तो आपका मन शांत रहेगा, ठीक है। राहु मून का की कंजंक्शन वाला जो इंसान है वो राइटर हो सकता है बहुत अच्छा, क्योंकि कल्पनाइक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, आपकी इमेजिनेटिव पावर्स बढ़ जाती हैं। सॉरी मैं ज़रा हिंदी थोड़ी सीखने की कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा, लेकिन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा। इमेजिनेटिव पावर्स बढ़ जाती हैं, तो इंसान जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ लिख जाता है कि दूसरा हैरान रह जाता है। मतलब राहु हैरान करता है, राहु ऐसी चीज़ ज़रूर करे, उसको पसंद भी है कि सबको मैं हैरान कर दूं कि वाह ये क्या बात कर दी जो दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता था। तो वो इस तरह की चीज़ ज़रूर करेगा कि दूसरे लोग हैरान हो जाए, कोई इस तरह का लिख देगा या इस तरह की रिसर्च करेगा। तो इस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं। राहु मून वाले का जो पैशन है या जो डेडिकेशन हो सकती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन पॉजिटिव रहें, तो पॉजिटिव तरफ जाएं, तो पॉजिटिव रहें तो ये बहुत अच्छे बड़ी अच्छी एक पोजीशन बनती है अगर पॉजिटिव रहें तो। और मन की जो अशांति है, जो रेस्टलेसनेस है, उसको बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें, क्योंकि कभी कभी इंसान की सब अच्छाइयाँ एक तरफ, लेकिन जिसका मन अशांत है ना, उसके लिए वैसे ही एक कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, और उसके इर्द गिर्द वाले लोग भी उसकी अच्छाइयों से फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसी वजह से चिड़चिड़ापन आ जाएगा, या फिर आप कंसिस्टेंटली कोई काम कर नहीं पाओगे, तो वो चीज़ जो है वो आपकी अच्छाइयों को भी वो चीज़ खा लेगी। तो कोशिश करो कि पॉजिटिविटी की तरफ रहो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, किसी के साथ शेयर कर लो, किसी के साथ अपना गम बांट लो, या दूसरे का गम बांटो, दूसरे से कहो कोई परेशानी है तो आपसे शेयर करे। जब वो आपसे शेयर करेगा ना, तो देखना कि पॉजिटिव कर्मास भी आपके बढ़ते जाएंगे, दूसरे के दुख में कमी लाओ, परेशानी में कमी लाओ। अब जिसने प्रॉब्लम्स खुद फेस किए हों, जिसने सफ़र किया, वो तो दूसरे की सफरिंग को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेगा ना। तो ये चीज़ आप करते जाओ, आप अपनी सफरिंग को इस तरह से फ़ायदेमंद बना लो, आप अपनी पेन को इस तरह फ़ायदेमंद बना लो कि दूसरे की बात सुनो, दूसरे को बात करके अंदाज़ा हो जाएगा कि आप उसकी हर बात समझ रहे हो, वो भी आपकी वेवलेंथ पे वो समझ रहा होगा कि आप उसकी बात अंडरस्टैंड करते हो, आप उसको कंफर्ट दो। जिसके साथ प्रॉब्लम हुई होती है ना, सिर्फ वही दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकता है। राहु मून वाला दूसरे राहु मून को समझेगा, मानसिक रोग वाला दूसरे मानसिक रोग वाले को समझेगा, जिसने सफरिंग देखी है वो दूसरे सफरिंग वाले को समझेगा। जिस एक बेचारे किसी को इंसोमनिया रहा है तो वो दूसरे को अच्छी तरह समझेगा कि इसको इंसोमनी क्या क्या फेस कर रहा है। राहु मून का ना जो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि तकलीफ़ दे जो चीज़ है वो ये कि जब आप, अगर आप ओसीडी की बात करो राहु मून में या किसी भी
एस्ट्रोलॉजिकल कंजंक्शन में या एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन में या एस्ट्रोलॉजी से बाहर भी। तो ओसीडी सिर्फ ये नहीं होता कि आप बॉडीली रिचुअल्स कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसको दूसरा देख सकता है। ओसीडी ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में कोई थॉट है जिसको आपको सोचना है पूरी तरह से, उसको, उसके सारे पहलुओं को, उसके सारे पॉइंट्स को सोचना है, उसको जानना है, उसको समझना है, उसको सॉल्व करना है। सो चीज़ों को पूरी तरह से वी विल थिंक थिंग्स थ्रू, लाइक पूरी तरह से सोचना, हर चीज़ के हर पहलू को सोचना, एनालाइज करना, हर पहलू को एनालाइज करना है कि कोई पहलू बच तो नहीं गया। और वो जो बच जाएगा पहलू, उसका एक खौफ पैदा हो जाएगा। अब जैसे अंधेरे का खौफ होता है ना, वैसे ही ऐसा खौफ होता है अननोन चीज़ों का, अनसीन चीज़ों का। तो हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने माइंड में, कि हम गो थ्रू कर लें कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमारे बेस्ट पॉसिबल रिएक्शन क्या होना चाहिए। मरकरी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इस तरह भी हो सकता है। तो वो एक खौफ होता है इस तरह का, जो चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कहता है बार बार कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो। एक खौफ होता है कि अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, वो हो गया तो हम क्या करेंगे, हमें पहले से प्रिपेयर होना है। तो वो एक मेंटल प्रोसेस भी होता है ओसीडी का, ठीक है। तो जो राहु मून वाला व्यक्ति होता है वो, उस पर कोई धुन भी सवार रहती है। कभी धुन क्यों सवार रहती है, इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जैसे अपने कार्टून्स में देखा ही होगा कि ऊपर से कहीं से कोई गिर रहा है तो वो चलता जाएगा, फिजा में चलता जाएगा, अनलेस कि वो नीचे देखेगा कि नीचे ज़मीन नहीं है तब गिरेगा। जब तक वो देखेगा नहीं तब तक नहीं गिरेगा। उस तरह से राहु मून वाला व्यक्ति जो है वो कभी कभी अपनी आंखों पे खुद से पट्टी बांध लेता है। पट्टी बांधने का क्या मतलब है, पट्टी बांधने का मतलब है कि किसी इंसान को किसी चीज़ की ऐसी धुन सवार होगी कि हम कहते हैं ना, यार इसकी आंखों पे तो पट्टी बंध गई है, ये तो गया ही काम से, इसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा उसके अलावा। तो वो जानबूझ के किसी चीज़ का ऑब्सेशन कर लेता है, किसी चीज़ की, किसी कहते हैं ना आंखों पे पट्टी बांध लेता है, क्योंकि वो इधर उधर देखना नहीं चाहता और कोई फीलिंग्स फील नहीं करना चाहता और कोई थॉट्स थिंक नहीं करना चाहता। क्योंकि जब वो इधर उधर देखेगा तो कोई भी चीज़ उसको ग्रैब कर लेगी, वो दोबारा से इसमें फंस जाएगा, वो दोबारा से इस मेंटल प्रिजन में फंस जाएगा। वो इस मेंटल प्रिजन में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो इधर उधर देखना नहीं चाहता। जब देखेगा तो ऐसा होगा, इसलिए वो खुद से पट्टी बांध लेता है। तो अपने आप को, अपना कोई ऐसा गोल सेट करो, अपना कोई एक ऐसा एम्बिशन बनाओ जो कि सिर्फ सेल्फ बेटरमेंट का नहीं है, बल्कि ओवरऑल सबकी बेटरमेंट का। जैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है तो साइंटिस्ट कुछ वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, ठीक है। उस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ कुछ ईजाद करने के लिए कोई, क्योंकि ये एक इस तरह की प्लेसमेंट है कि इसमें अगर कोई पूरी तरह से घुस जाए तो वो एक लाइक एक से जीनियस भी बन सकते हैं, जीनियस सामने आ सकते हैं इस पोजीशन से, और पागल भी आ सकते हैं सामने, जीनियस भी आ सकते हैं, बारीक लाइन है बीच। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ पे रिसर्च करो जिससे सबको फ़ायदा मिले, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, कोई ऐसी धुन सर पे सवार कर लो जिससे सबको फ़ायदा मिले। कोई बंदा ऐसी धुन सर पे सवार कर ले कि मैंने ये जो सारी झोंपड़ियाँ हैं ना, झोपड़पट्टियाँ, इसमें कोई भूखा नहीं सोएगा मेरे रहते हुए, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, दिन रात एक करते हो, उनकी मदद करे, कोई इस तरह की चीज़ कर ले। कोई कहे कि मैंने बच्चों को एजुकेट करना है, जो पुअर, जो गरीब बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल, मैंने उनको सबको एजुकेट करना है, कोई अनपढ़ नहीं बचेगा। कोई इस तरह का ड्रीम हो जो कि दिन रात आपसे मेहनत करवाए, क्योंकि मेहनत करनी है आपने मैं अगर आप किसी काम, अच्छे काम पे नहीं करोगे ना, कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, ऑब्सेस नहीं करोगे, उस पर वर्क नहीं करोगे, इफ़ यू विल नॉट वर्क टूवर्ड्स अ गोल, देन फिर भी माइंड वर्क करता ही रहेगा, वो किसी नेगेटिव चीज़ पे भी कर सकता। तो पॉजिटिव चीज़ पकड़ लो,
कोई पॉजिटिव गोल बना लो, तो लोगों को कितना फ़ायदा होगा, आपको कितना फ़ायदा होगा। और आपकी जैसी डेडिकेशन, आपके जैसा पैशन तो दूसरे किसी में उसको कोई मैच नहीं कर सकेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ पकड़ लो, कोई दूसरा इंसान होगा जो राहु मून वाला नहीं है ना, हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो। जैसे कई लोग होते हैं, वो किसी चीज़ का शौक होता है उनको, 2 दिन 4 दिन किया, उसके बाद कहते हैं यार हाँ यार मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गया, भूल गया। राहु मून वाले को किस चीज़ का पैशन हो जाए ना, तो वो फिर उसको नहीं भूलते, उसको नहीं छोड़ते, वो उसमें कमाल कर जाते हैं, उसमें बिल्कुल एक्सीड करते हैं, उसमें सक्सेस मिल सकती है उनको। बस पॉजिटिव रहना, मानसिक ये जो बेचैनी है ना, उसको ओवरकम नहीं होने देना अपने ऊपर, ठीक है ना। और दूसरों की मदद करते रहना है, दूसरों की मदद करते रहो, पॉजिटिव कर्मस गेन करते रहो। दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आप अगर डिपेंडेंट हो तो ये चीज़ नहीं ठीक। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कभी आप सोचते हो ना कि दूसरा मुझे इससे सेटिस्फाई करेगा या दूसरा मुझे फुलफिल करेगा या खुश करेगा, आप इससे बाहर निकल जाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ऐसा बनाओ कि लोग प्रोटेक्शन के लिए आपके पास आए, लोग आपसे गाइडेंस लें, लोग आपसे पूछें कि मैं अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस कैसे गेन करूं। अपने आप को ऐसा बना लो। और जैसे कि मैंने कहा कि राहु मून वाले राहु मून को समझते हैं, या जिसके साथ सफरिंग हुई होती है तो वो सफरिंग समझते हैं। तो मैं लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सफ़र की हैं, फेस की हैं, ऑब्ज़र्व भी की हैं। लेकिन ये कि मेरा राहु मून कंजंक्शन नहीं है, बल्कि मेरा राहु इतनी अच्छी जगह पे है जिसके कई लोग उसको आइडियल कहते हैं। और मैंने चूँकि जैसी लाइफ गुजारी है, मैं भी इसको आइडियल समझती हूँ। राहु मेरा 11th हाउस में है, टॉरस में। तो मैंने लाइफ में बहुत फ़ायदा लिया है इस राहु से, राहु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ठीक है। लेकिन मेरा मून 12th हाउस में, अब 12th हाउस में मून है तो मैं दूसरे की सफरिंग को बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ, बड़ी अच्छी तरह फील करती हूँ। राहु मून मेरे करीब है, इवन चले चार्ट में 7 भी आ जाते हैं, लेकिन मेन जो मेरा लगन चार्ट है उसमें दोनों के हाउसेस डिफरेंट है। मेरा 11th हाउस राहु, रोहिणी नक्षत्र में। तो मेरा राहु तो बड़ा अच्छा है, मगर मेरा मून मुझे फील करवाता है सबकी फीलिंग्स। मेरे साथ जो बैठते हैं, मैं उनके लिए रोती हूँ, मैं दूसरे की फीलिंग्स को फील करके मैं रोती हूँ, कहती हूँ कि ये क्यों सफ़र कर रहा है, कोई सफ़र ना करे। मेरा दिल करता है मैं सबकी सफरिंग को ख़त्म कर सकूँ किसी तरह से। तो ओवर सेंसिटिव 12th हाउस मून हो जाते हैं और चीज़ों को, वाइब्स को फील कर रहे होते हैं। तो शायद ये रीज़न भी है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझती हूँ। और चलिए ठीक है, अब ये सीरीज़ हम लोग यहाँ पे इस सीरीज़ के राहु मून कंजंक्शन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट मैं जो बनाऊँगी वो इंशाल्लाह किसी और अच्छे से पोजीशन, इसी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की सीरीज़ में ही कोई और पोजीशन जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन के पे हम बात करेंगे। और मेरा ईमेल एड्रेस है astromoksha123@gmail.com। और मैं एनी खान हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करनी हो कर सकते हैं, मानसिक रोग से मुताल्लिक कोई प्रॉब्लम शेयर करनी हो कर सकते हैं। और चार्ट बनवाना चाहें तो चार्ट भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, ठीक है, धन्यवाद।